इस्तेमाल होते हैं वो तमाम पैसे भी पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो गुजरात में लगा रही थी। गुजरात हमारा शहर है, हमें बड़ा प्यारा है, मगर कई सौ अरब रुपए वहां लगा देना। अब ये दो तरह की करप्शन हो रही थी। एक तो ये था कि लाहौर के मास्टर प्लान में, जिसको लाहौर हाईकोर्ट ने ही कुलअदम करार दिया, उसको खत्म किया, जिसमें लाहौर का जो एरिया है उसमें ग्रीन एरिया ज्यादा दिखाने के लिए शेखुपुरा के एरिया को ऐड कर दिया गया ताकि ब्राउन एरिया उसके तनासब से बढ़ाया जाए। अगर लाहौर में फर्ज करें 20% ग्रीन एरिया है तो शेखुपुरे का एरिया ऐड करके लाहौर के ग्रीन एरिया को 30% कर दिया गया ताकि ब्राउन एरिया बढ़ा दिया जाए जिसमें हाउसिंग सोसाइटियां बननी थी। अब उसमें जिन लोगों की इरेगुलर हाउसिंग सोसाइटी थी, जिन्होंने एनओसी नहीं लिए थे, जिन्होंने मंजूरियां नहीं ली थी, उनसे करोड़ों रुपया लिया गया कि आप पैसे लेके आए अपनी हाउसिंग सोसाइटी लीगल करवा लें। लीगल से बहुत से हाउसिंग माफिया से पैसे लिए गए कि हम आपको ग्रीन एरिया ब्राउन करके देते हैं, जिधर कंस्ट्रक्शन की इजाजत होगी आप वो कर लें। अब ये लाहौर का मास्टर प्लान है जिसमें नैब ये कह रहा है कि उजरत में बनाया गया जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, क्योंकि ग्रीन एरिया आपके मेरे बच्चों ने इन फिजाओं में सांस लेना होता है, तो ग्रीन एरिया एक परसेंटेज किसी भी शहर की वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का नोटिस जो है कानून के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट थी उसको खत्म करके फौरी तौर पे करवा दिया गया। एनडीए की बोर्ड की मीटिंग उजरत में करवाई गई, जल्दी करवाई गई, क्योंकि कई सौ अरब रुपया पंजाब के सबसे बड़े डाकू ने लेना था। अब जब वो पैसा बटोर लिया गया तो साहबजादे जो हैं वो कह रहे हैं परवेज लाई इन पेन मोनस इन स्पेन। बुजुर्गी की इस हालत में अपने वालिद को तने तना छोड़ के जो बेटा बाहर अयाशी कर रहा हो, लंदन के महंगे तरीन होटलों में क्याम कर रहा हो, ऐशो इज्जत की जिंदगी गुजार रहा हो, जिसका रोजाना का खर्चा कई हजार पाउंड का हो, उस पर क्या कहना कि जब बाप वजीर आला था तो मुकम्मल अयाशी यहाँ पे थी, जैसे ही बाप पर मुश्किल आई भाग दौड़े बाहर के मुल्क। तो ये जो प्रिविलेज साहब के केसेस हैं ये किसी ने बनाए नहीं है, ये इनका अपना किया धरा है, ये इनके अपने करतूत हैं जो इनके सामने आए हैं। इस पर अफसोस ये है कि एक के बाद एक जब वो तहकीकाती इदारे की तहवील में है, जिस्मानी रिमांड पर है, उनको बुला के छोड़ दिया जाता है। ये तो इसी तरह है जिस तरह आप जाते हैं ना चौकों में, वो परिंदे लोग रखे होते हैं, कहते हैं पैसे दो परिंदे आजाद करवा लो। ये तो मुझे उस तरह का कुकर्तव्य लगता है। कभी तारीख में नहीं हुआ कि किसी मुल्जिम के लिए कहा जाए इसको घर छोड़ के आओ और तोड़ छोड़ के आओ और इंश्योर करो ये घर पहुंच जाए। भाई उसकी करप्शन का हिसाब किसने लेना है उससे। और आज तारीख में पहली दफा लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में चले कर सकते हैं, कानूनी तौर पे मान भी ले कर सकते हैं, मगर इसकी इम्प्लीकेशंस हैं। कल को पेशावर हाई कोर्ट कराची के आईजी को बुला लेगी और सिंध हाई कोर्ट केपीके के आईजी को बुला लेगी। आज आपने इस्लामाबाद के आईजी को नोटिस किया, भाई इस्लामाबाद में एक लीगल ऑर्डर के तहत नजरबंद है। आपने अटक के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कहा, आप हायरार्की से ही हट गए। आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस नहीं। मैं अपने सेशन जज को कहता हूं कि वो बाजियाब करा के गाड़ी में बिठा के लाए जिस तरह किसी ने अगवा किया हुआ है। भाई लाहौर के मास्टर प्लान की अरबों रुपए की करप्शन का हिसाब किसने देना है? पेपर स्कीम में जो कमीशन खाया गया उसका हिसाब किसने देना है? डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम पे जो एक मकरू धंधा किया गया उसका जवाब किसने देना है? कई सौ अरब रुपए इस कौम के खा गए, गजब खुदा का जो गरीब आवाम पे लगने थे उसका हिसाब किसने देना है? आप सेशन जज को कह रहे हैं कि नहीं गाड़ी में बिठा के ले आओ इसको। आप तब कहां थे जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा की मैयत आई थी और सेशन जज जो इंसाफ अदालत के जज थे उन्होंने कहा था मैंने जिरा करनी है और 4 घंटे जिरा की थी। आप तब कहां थे जब राना सनाउल्लाह पे मंशियात डाली गई थी, बिला वजह डाली गई थी, कैद करने के लिए डाली गई थी और कोई पूछने वाला नहीं था? आप तब कहां थे जब फरियाल कालपुर को रात के अंधेरे में चांद रात पे नैब पकड़ के ले गई थी? आप तब कहां थे जब मरियम नवाज शरीफ को उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया था वालिद को अजियत देने के लिए? अगर तब चाहते तो जेल के बाहर से गिरफ्तार किया जा सकता था, नहीं, वो जेल में वालिद के सामने गिरफ्तार करके वालिद को अजियत देना मकसद था। आप तब कहां थे
इकबाल जैसा शरीफ आदमी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के केस में अंदर था। आप तब कहां थे जब आहा चीमा का 3 साल का बेटा और 5 साल का बेटा बिलक बिलक के सवाल करता था कि मेरा वालिद 3 साल घर क्यों नहीं आया? 3 साल की तो सजा हुआ करती है। आप तब कहां थे जब साद रफीक और उसका भाई 1.5 साल जेल में थे? आप तब कहां थे जब हमजा शहबाज शरीफ को 2 साल सिर्फ इसलिए कैद भेजा गया क्योंकि वो नवाज शरीफ का भतीजा और शहबाज शरीफ का बेटा है? उसकी 11 माह की बच्ची को कौन जवाब देता? तब तो आपको ख्याल नहीं आया। आज आप इतने बड़े मुजरिम के लिए कहते हैं कि उसको घर छोड़ के आओ। आज आप इतने बड़े मुजरिम के लिए कहते हैं कि मैं अपनी लाहौर हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी नहीं देखूंगा, मैं अटक के सेशन जज को कहता हूं कि इसको पेश कर दें। आज आपको इंसाफ याद आ गया। आप तब आपको इंसाफ याद नहीं आया था, खौफे खुदा नहीं आया था कि जब पूरे पूरे खानदान अंदर थे सिर्फ इसलिए कि उस वक्त के हाकिम का ये शाही हुक्म था कि इनको अंदर करना है। तब तो आपको इंसाफ याद नहीं आया, खौफे खुदा नहीं आया। और आज पुलिस अफसरान पे जिस तरीके से कंटेम्प्ट लगाने की बातें की जा रही हैं, मुझे ये बताएं कि उनका क्या कसूर है? यानी एक पुलिस अफसर जो अपने फराइज निभाते हुए ये काम करता है, पुलिस अफसर का क्या कसूर है? आज शो कॉज नोटिस की बातें हो रही हैं, शो कॉज नोटिस दिए जा रहे हैं, कंटेम्प्ट की बातें हो रही हैं। कंटेम्प्ट तो आप पे लगता है कि आपने अपनी जुरिस्डिक्शन से हट के बाहर की जुरिस्डिक्शन से एक आईडी को शो कॉज किया है। कंटेम्प्ट तो आप पे लगता है कि आपको चाहिए था कि कोई कानून, कोई ज़ाब्ते का आप ख्याल करते और इस तरह के ऑर्डर पास ना करते कि घर तक छोड़ के आओ। जब जब घर तक छोड़ने के ऑर्डर आएंगे और मुल्जिमान की पुष्पनाही रोब्स पहन के बेंच पे मौजूद जजेस करेंगे तो फिर इंसाफ बिकेगा भी और इंसाफ बेतौकीर भी होगा। मैं बस इतनी सी बात आपके सामने रखना चाहता था जो मैं समझता था कि जरूरी है कि एक शख्स जिस पे करप्शन के संगीन इल्जामात हैं उसको किस तरीके से आउट ऑफ द वे रिलीफ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अता साहब। इसमें क्योंकि हमें कोर्ट की जो एक इज्जत है, वकार जो है, उसको तो मलूज़े खातिर रखना है। अब जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसमें ये लिखा था वाज़े तौर पे कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई भी पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार ना करे और पुलिस की तहवील में ऑर्डर हुआ था कि आप इनको छोड़ के आए। तो ये चले आपकी तनकीद अपनी जगह, लेकिन कहीं कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उनको भी तो वायलेट किया गया ना। जी बिल्कुल। अगर परवेज इलाही साहब निकलते किसी शख्स को गोली मार देते, कत्ल कर देते, तो क्या ये बहाना लिया जाता कि कोर्ट ने कहा था कि घर छोड़ के आना है तो रास्ते में ये रेप करें, ये डकैती करें, ये चोरी करें, ये अगवा करें, कोई ना पूछे? अगर भाई वो किसी और केस में मसलूम है या उनका कोई और डिटेंशन ऑर्डर है, ये ब्लैंकेट ऑर्डर अब बंद होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी शख्स को कहें ये आज भी बरी, ये कल भी बरी, ये परसों भी बरी, ये आने वाले 2 महीनों के लिए बरी है। इस तरह के ब्लैंकेट ऑर्डर दुनिया में कहीं नहीं होते जो यहाँ पे लूट से लगी हुई है और थोक के हिसाब से ऑर्डर दिए जा रहे हैं। एक शख्स मतलूब है तो पकड़ा जाएगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कहते हैं कि किसी भी केस में नहीं पकड़ा जाएगा। ये कानून के साथ, कानून की हुक्मरानी के साथ मजाक है कि आप ब्लैंकेट कवर दे दें, ब्लैंकेट बेल दे दें, ब्लैंकेट रिलीफ दे दें और उसके बाद कहें कि जी इसको कोई नहीं पकड़ेगा। तो ये ऑर्डर था ही नहीं जिस पर अमल दरामद होता। और मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद की डिप्टी कमिश्नर का एक लीगली वैलिड कैरिड आउट ऑर्डर था जिस पर अमल दरामद कराया गया है। सर ये बताएं, आप हमेशा अदालतों पे तनकीद करते नजर आते हैं, उनके फैसलों के ऊपर जो भी पार्टी एग्री होती है वो अदालतों पे तनकीद करती है। सर आप हुकूमत में रहे, आप मुझे ये बताएं कि आपने इस अदलिया जो 140 नंबर पे इस वक्त मौजूद है उसकी बेहतरी के लिए क्या आपने ऐसा काम किया जिसकी वजह से आप कहें आप क्रेडिट लें? सबसे पहले 2008 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है पंजाब के अंदर। सेशन जजेस की तनख्वाहें, सिविल जजेस की तनख्वाहें 10 गुना बढ़वा दी गई, उनको गाड़ियां दी गई थी। जिन लोगों ने पंजाब में रिपोर्टिंग की है वो जानते हैं कि बजट में इजाफा कर दिया गया था कि जुडिशरी में एक पॉजिटिव चेंज आए। पहली बात। दूसरी बात, जब भी हमारी गवर्नमेंट रही है
क्योंकि ये इंतजामी अमूर चीफ जस्टिस साहिबान के हवाले होते हैं। जितना बजट चीफ जस्टिस साहिबान ने मांगा है उससे बढ़ के उनको मिला है, जितनी मराद चीफ जस्टिस साहिबान ने मांगी है उससे बढ़ के उनको दी गई है। अब करप्ट अनासिर की निशानदही करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब जस्टिस रज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब आज भी बैठे हैं, उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था वो समाज के लिए मुकर्रर नहीं होता, यानी इसका तरीकेकार ही कोई नहीं है कि उसको समाज के लिए किसने मुकर्रर करना है। 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में ले लिया और उसकी भी पेमेंट किसी थर्ड पार्टी ने की है और जिसे खरीद रहे हैं वो एक दिन पहले खरीद रहा है, फजिंग की गई है, लेयरिंग की गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके दोनों बेटे जिसने लॉ कॉलेज से फारिग हुए हैं, मेरी तो पहली जो मुझे एक केस की फीस 45,000 रुपया मिली थी, 15-20 लाख की रिटर्नशिप मिली नहीं, क्योंकि जज साहब के बेटे हैं तो तमाम सरकारी इदारे पाबंद हैं कि इनको महीने की रिटर्नशिप देनी है, फीस देनी है। उनके पैनल के ऊपर है, बड़े बड़े बैंकों के पैनल के ऊपर है, एनडीए के पैनल के ऊपर है, हाउसिंग डिपार्टमेंट के पैनल के ऊपर है। ये तो ब्लैकमेलिंग करते हैं सरकारी इदारों को कि हमारे बच्चों को फीसें दी जाए। जब पेश होते हैं तो यूं मुंह ऊपर करके कहते हैं अंकल रिलीफ दें। अब सामने बैठा अंकल है, वो रिलीफ किस तरह रोकेगा? यही कहानी एक हमारे भाई की, गुलजार साहब का दामाद था अबू से सलमान खान यानी साहब आजकल टीवी पे भी आते हैं, सिर्फ गुलजार साहब के दामाद होने की वजह से उसको लॉन्चिंग पैड मिला, वरना हम जानते हैं ना कि कितना जो है वो महारत थी और कितनी जहानत थी। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमने तो भरपूर कोशिश की कि हम अपने दौर में ये काम करें, मगर देखिए अदलिया पे तनकीद बिला वजह नहीं है, बेजा नहीं है। हम दलाइल से बात करते हैं, शवाहिद दे के बात करते हैं, सबूत दे के बात करते हैं। हमने तो भुगता है और मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका खानदान का ताल्लुक अदलिया के साथ रहा है। मुझे तो दुख होता है ये बातें करते हुए, मगर आप मुझे बता दें कि जब इंसाफ का ये हाल होगा कि सन इन लॉ और मदर इन लॉ बताएगी कि किसको रिलीफ देना है किसको नहीं देना, एक तरफ दामाद है एक तरफ सास है, तो चल दी कोटे फिर आप साहब ये बताइएगा कि क्या चौधरी परवेज इलाही को इस वजह से सजा तो नहीं दी जा रही कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, क्योंकि उनके साथ जितने भी साथी थे उन्हें रिलीफ दे दिया गया और परवेज इलाही को अभी तक अंदर रखा गया, इस वजह से शायद कि वो इमरान खान के मौके से पीछे नहीं हट रहे। देखिए मैं ये समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब ने जो करप्शन की है, या तो वो कोई एमएसपी ले लेते या कोई एनआरओ ले लेते या इमरान खान साहब को कहते कि ये कई सौ रुपए की खर्च मुझे माफ कर दें, फिर तो बात थी। सजा तब होती जब इनकी गाड़ी में मंशियात डाली जाती, सजा तब होती जब इनकी घर की खवातीन पे पर्चे देके उनको चांद रात को बंद कर दिया जाता, सजा तब होती जब आप और मैं बैठ के हंस रहे होते कि ये परवेज इलाही साहब पे जाली केस डाल दिया है, टूटी चोरी का, भैंस चोरी का, बकरी चोरी का। जरूर होती, मेरे पे टूटी चोरी का पर्चा रहा है परवेज इलाही साहब के दौर में, मैंने भुगता है, 2 महीने में भागा रहा हूँ पुलिस के छापों की वजह से। तो टूटी चोरी का पर्चा उस पर देते जिसपे आपके पास इल्जाम लगाने को होता कोई नहीं है। जो साहबजादे बैठे लंदन में बाप को साबित में छोड़ के, कभी आप उनकी करतूत उठा के देखिए कि पंजाब के अंदर क्या लूट सेल थी और एक पोस्टिंग ट्रांसफर अपनी जगह, डेवलपमेंट स्कीम अपनी जगह, सिर्फ मास्टर प्लान में 120 अरब रुपया है मेरे भाई। तो इसलिए ये केसेस बनाए नहीं जा सकते, मवाद मौजूद है तो ये केसेस बने हैं, अदरवाइज जबरदस्ती नहीं है। वरना यहाँ भी मंशियात डाली जाती, यहाँ भी कोई टूटी चोरी डाली जाती, यहाँ भी कोई बेसलेस एलिगेशन लगाए जाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है कि हुकूमत जिस पार्टी की जाती है और उसके बाद उसके ऊपर एलिगेशंस भी लगते हैं, उसकी फाइलें भी खुलती हैं, हुकूमत के अंदर होते हुए भी ये अदारे इतने आज़ाद क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी पार्टी बेशुमार दफ़ा हुकूमत में रही है, ये अदारे इतने बाख्तियार क्यों नहीं बनाए गए कि उस वक्त हाथ डालें? उस वक्त भी हाथ डाल रहे थे, उस दौर में भी केसेस शुरू हो गए थे, FIA के अपने केसेस हैं, NAB के अपने केसेस हैं, मगर हमारी लीडरशिप का एक जहन है। मुझे कभी मेरे सदर ने, मेरे कायद ने बुला के नहीं कहा कि फलां पे फलां केस बना दो या फलां पे फलां केस करना चाहिए। वो बात भी नहीं करते केसेस के ऊपर। उनकी कोशिश होती है कि मुल्क की तरक्की, मुल्की मामला से बात की जाए। तहरीक इंसाफ की पार्टी थी जो शाम को शाबाशी मिलती थी गालम गलोच के ऊपर, बदतहजीबी के ऊपर, बदतमीजी के ऊपर, केसेस बनाने के ऊपर। आज मुझे बताएं ना, हमने तो नहीं रहना, इसी मिट्टी में दफन होना है। आज किधर है शहजाद अख्तर जो केसेस बनाते थे? आज क्यों मुल्क से बाहर है? या आज किधर है शहबाज गिल? उनका क्या फ्यूचर है? पूरे मुल्क से इंतकाम लेके मैंने एक टॉक शो किया शहबाज गिल साहब के शुरू में मेरे घर पे शाम को उन्होंने
इंक्वायरी की एक कागज भेज दिया, क्योंकि टॉक शो में मेरी आवाज थोड़ी ऊंची थी। हमने तो ये चीजें देखी है, तो ज्यादा आजाद है, हम अपने तौर पे काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई इंतजाम कर सकता। तारड़ साहब आपने बात की कि ये बताइएगा, इस वक्त पूरी कौम का जो मसला है वो है महंगाई, बिजली के बिल। आपकी हुकूमत पिछले 16 माह रही है और इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि एक तो शहबाज साहब भी लंदन चले गए, फिर इसाक डार साहब भी लंदन चले गए। मुस्लिम लीग नून जिसने महंगाई के खिलाफ मार्च भी किया था, PDM के प्लेटफॉर्म से सब आए थे। अब इस आवाम के आंसू पूरने वाला कोई नहीं है। सब सारा मलबा ऐसे लग रहा है कि निगरान हुकूमत पर डाल के आप पतली गली से निकलना चाह रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। आपका बहुत शुक्रिया। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी, जब हमें बेटे से तनख्वाह ना देने में निकाला गया, पूरी की पूरी पार्टी को तोड़ के एक तरीके साफ नामी पार्टी बनाई गई, रातों रात एक मशीनरी खड़ी की गई, जल्दी पंजाब महाज पटके बनाए गए, जहाजों में लोगों को लाद के बनी गला पहुंचाया गया। तब डॉलर 110-120 पे था, पेट्रोल 100 रुपए पे था, बिजली 10-12 रुपए यूनिट थी। बड़ा अच्छा पाकिस्तान चल रहा था। प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग जिन लोगों की तरफ से की गई, आज जवाब दे कि 4 साल में तर्जुमानों के इजलास के अलावा मुझे बता दें, ट्रैक पैंट पहन के, काली एनके लगा के 11 बजे दफ्तर जाओ, 5 बजे घर आओ, तर्जुमानों का इजलास करो, IMF की बढ़के मारो कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। हमने तो सुना था डायरी लेके गया, डायरी के अंदर घड़ियां, हीरे जवाहरात, अंगूठियां, ब्रेसलेट और नेकलेस मौजूद है, ये हमें पता नहीं था। 4 साल जो मजालिम उठाए गए हैं, 6 महीने असद उमर ने जाया किए। IMF की शराइत दिन ब दिन, अगर उस वक्त मुआहदा हो जाता आज हालात बेहतर होते। 6 महीने असद उमर ने जाया किए और 2 वज़राए खजाना साबका पीपल पार्टी के दौर के हफीज शेख और शौकत अली साहब को मौका दिया गया, उन्होंने किस्मत आजमाई। 16 माह में हमने तो मलबा उठाया ना, अपनी सियासत दाव पे लगाई रियासत को बचाने के लिए कि अगर खुदा ना खासा ये मुल्क डिफॉल्ट होता तो डॉलर 500-600 पे होता, एयरलाइनें बंद हो जाती, सरमायाकारी बंद हो जाती, इंडस्ट्री बंद हो जाती, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाती। हमने तो उस चीज को आगे बचाया है। और वो 16 माह आपके सामने हमने क्या किया, वो भी आपके सामने जो 4 साल हुकूमत की। मुझे बता दें 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में की हुकूमत की। आज पेशावर के लेडी रेडी हॉस्पिटल में जाएं, अगर तो लाहौर के PKLI हॉस्पिटल से बेहतर है तो आप मुझे सुना देते। आज अगर BRT पेशावर, BRT लाहौर से बेहतर है तो मुझे पकड़। यानी कितनी करप्शन, कितनी बदनवानी, कितनी नाअहली कि आपकी 10 साल इस सूबे में हुकूमत है, बेड़ा गर्क कर दिया सूबे का। आज दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई है और फैशन बन गया है कि तालिबान को वापस ला के जिन लोगों ने सेटल किया, बड़े बड़े लोग थे, ये खान साहब शामिल थे, ईमान मजारी साहबा की वादा साहबा शामिल थी। आज लोग शहीद हो रहे हैं, रोज एक जवान या एक अफसर शहीद होता है फौज का। TTP को कौन वापस लेके आया, किसने प्रो TTP पॉलिसी बनाई, सब जानते हैं। हम तो दहशतगर्दी से मुल्क को पाक करके गए थे, हम तो एशियाई खुदनशस्ती करके छोड़ के गए थे, हम तो CPEC को तेज करके गए थे। CPEC को स्लो किसने किया, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को खराब किसने किया। वो 4 साल की दास्तान है और वो एक्सपेरिमेंट इमरान खान है जो इस चीज की जिम्मेदार है। शहबाज शरीफ साहब भी जल्द वापस आएंगे, कोई उनका लंबा स्टे वहां पे नहीं है, इंशाल्लाह आ जाएंगे चंद रोज में। और आपके ये जो महंगाई के खिलाफ एक एहतजाज है, मुस्लिम लीग को बिल्कुल उसमें शामिल होना। तारड़ साहब, ये मदर इन लॉ सन इन लॉ के जाने में तो हफ्ता 2 हफ्ते ही रह गए हैं, उसके बाद काजी साहब आ रहे हैं, तो क्या हम समझते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो मुल्क वापस आएंगे, यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो हस्ब साबिक तारीख पे तारीख देती रहेगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का ताल्लुक किसी भी चीफ जस्टिस के टेन्योर के साथ है। 15 अक्टूबर की डेट अनाउंस की गई है, मुशावरत की बात की गई है और मैं कोई इस पे बात नहीं करना चाहता चीफ जस्टिस कोई आ रहे हैं, बट 16 सितंबर इस मुल्क में एक अहम दिन होगा, एक स्याह दौर का खात्मा होगा और एक जो कानून की धज्जियां बिखेरी गई उस दौर का खात्मा होगा। सर मेरा एक सवाल है, चीफ जस्टिस साहब, कोई भी चीफ जस्टिस हो, क्या किसी सरकारी अफसर को बुला सकता है और चीफ जस्टिस ड्यूटी के दौरान जगह जगह जाके छापे मार सकता है? कानूनी हैसियत है?